कश्मीर में जो अकाउंटेबिलिटी है, वो सिर्फ़ यहाँ पर जो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है, उनके लिए रखी गई। यहाँ पानी कभी भी ऊपर नहीं चढ़ा आज़ाद जी। हमारी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हमने 2012 में की थी, जिसका टाइटल था शेख मोहम्मद शफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में हमने ये गुहार लगाई थी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी आज तक स्कैम्स हुए हैं, उन स्कैम्स में इन्वेस्टिगेशन तो हुई है, लेकिन उनका चालान पेश नहीं होता। जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के ऊपर बैठी रहती है। इसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज़ाद जी, जितने भी ये बड़े केस हैं, चाहे गुलमर्ग लैंड स्कैम है, जो कि 2009 में एफआईआर रजिस्टर हुआ था 8/2009। इसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इंटरवेंशन की वजह से इसमें हमारे एक आईएएस ऑफिसर जो प्राइम एक्यूज्ड हैं, जो आजकल एडवाइजर भी हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के, उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के भी आदेश जो दिए गए थे, इसी जनहित याचिका में दिए गए थे। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन दी थी और 2013 में उनके खिलाफ चालान पेश हुआ। यही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आज से कोई 5 या 6 दिन पहले लगी थी, जिसमें हाई कोर्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज जो हैं, जम्मू कश्मीर के जो मुलाजमीन हैं, उसको मॉनिटर कर रही है डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। तो जब जीएडी की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी, तो उसमें मैंने कोर्ट की तवज्जो इस तरफ दिलवाई कि ये जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज का जो स्टेटस दिया गया है, कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, कोई क्लर्क, छोटे-छोटे मुलाजमीन जिसे कहते हैं, तो मैंने यही बात जो है वो डिवीजन बेंच के सामने रखी कि अगर सही में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है, तो दिस प्रोसेस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। तो मैंने यही गुजारिश की डिवीजन बेंच से कि जब तक हमारे जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं, जब तक उनके खिलाफ जो कार्रवाइयां चल रही हैं या जिन स्कैम्स में वो मुलव्वस हैं, जब तक ये पब्लिक डोमेन में ये सारी चीजें नहीं आएंगी, तब तक यहाँ जम्मू कश्मीर में जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है वो शुरू नहीं हो सकता। आजाद जी, मैंने डिवीजन बेंच को ये भी बताया कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स रोशनी स्कैम में मुलव्वस हैं, गन लाइसेंसेस को बनाने के स्कैम में मुलव्वस हैं, और भी जितने भी स्कैम्स हैं जहां ये ऊपर ऊपर से मलाई खा गए हमारे ऑल इंडिया लेवल सर्विस के, जिसमें आईएएस भी आते हैं, आईएफएस भी आते हैं, आईपीएस अफसर भी आते हैं। ये लोग यहाँ पे आते हैं, मौज करते हैं, और फिर उसके बाद दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे और पुणे में बड़े बड़े फ्लैट और पेंट हाउस लेके हमारे गरीब गुरबा लोगों की चमड़ी उतार कर यहाँ से जम्मू कश्मीर में 20-25 साल सर्विस करके चले जाते हैं। और आज तक आपने देखा कि किसी की कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स नहीं हुई है। तो इसी बात की तरफ मैंने इशारा किया था, और डिवीजन बेंच ने मेरी इन सबमिशंस को अप्रिशिएट किया और डायरेक्शन जारी की है सेक्रेटरी जीएडी को कि वो तारीख आइंदा से पहले जितने भी ऑल इंडिया सर्विस के जो मेंबर्स हैं, और ये मैं क्लियर कर दूं कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट के अंदर जो आते हैं, इसमें आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं और आईएफएस भी हैं। तो डिवीजन बेंच ने ये कहा कि एक सेपरेट स्टेटस रिपोर्ट फाइल करें, और जिसमें जो भी इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज हैं या इनके खिलाफ जो केसेस पेंडिंग है, उसकी तफसील जो है वो डिवीजन बेंच को जो है वो दी जाए, ताकि जो फर्दर डायरेक्शन है। और सबसे बड़ी ये बात कि राइट टू नो जिसे हम कहते हैं, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, फंडामेंटल राइट है। तो जम्मू कश्मीर क्या, पूरे देश के जनता को ये जानने का हक है कि हमारी जम्मू कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कितनी अपराइट है, वो कितनी प्रो पब्लिक है और कितनी ऑनेस्ट है। ये ये इंफॉर्मेशन जो है ये पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, क्योंकि अगर पटवारी का नाम छप सकता है, गिरदावर का नाम छप सकता है, किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम आ सकता है, तो ये जो हमारे लाडले बच्चे हैं जो बाहर से आए हुए हैं और हमारी सेवा के लिए यहाँ पे, इनको हम पब्लिक सर्वेंट कहते हैं या सिविल सर्वेंट कहते हैं, तो इन्होंने क्या यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाई है, ये जम्मू कश्मीर की जनता को जानने का हक। बहुत खूब शकील साहब, आपने बहुत
छोटे से समय में पूरी बात का जो तथ्य है वो लोगों के सामने रखा। लेकिन आज ही 2 खबरें एक लोकल पेपर पे फ्रंट पेज पे आई, जी वो आपने भी पढ़ी होंगी, हमने भी पढ़ी है। सिर्फ उसका मतलब कि फ्रंट हेडलाइन जो है वो आपको बताना चाहूंगा। सेवरल आईएएस ऑफिसर्स फ्लाउटिंग डीओपीटी, जीएडी इंस्ट्रक्शन ऑन फाइलिंग ऑफ जी आईपीआर। ये पहली हेडलाइन है। दूसरी जी उसी न्यूज़पेपर में नीचे हेडलाइन है, HC डायरेक्ट्स फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू J&K CARD बैंक स्कैम। ये 2015 से, ये विजिलेंस की कारगुजारी है। जीएडी को कोई मानता नहीं, ना ही यहाँ पे जो आईएएस अफसर्स हैं वो डीओपीटी को मानते हैं, हाई कोर्ट को भी नहीं मानते। तो ऐसे हालात में क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई रोशनी की किरण है? आपने ही एक बात कही कि एक टेंटेड ब्यूरोक्रेट थे, वो आज की डेट में यहाँ पे एडवाइजर। जी तो आपको मालूम ही होगा कि पिछले दिनों उनका कुछ चार्जशीट लगनी थी, तो उनको जो सेशन जज थे उनको पावर्स ही डेलीगेट नहीं की गई चार्जशीट सुनने के लिए। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं राजन जी से पूछना चाहूंगा कि वो क्या सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में कभी ब्यूरोक्रेसी और अकाउंटेबिलिटी एक अच्छा वर्ड माना जाएगा, या ये एक दूसरे के विपरीत शब्द के रूप में ही समझे जाएंगे? आजाद जी गुड आफ्टरनून, व्यूअर्स गुड आफ्टरनून, शकील जी गुड आफ्टरनून। गुड It's a आफ्टरनून। privilege, sir. Special thanks to Jammu Kashmir Unity Foundation, who has been repeatedly highlighting public related issues. So, right now, जैसे शकील सर ने बोला कि ब्यूरोक्रेसी की उन्होंने कट शॉट एक बड़ी ग्रिम सी पिक्चर दिखाई है। इस ग्रिम पिक्चर को हम थोड़ा बैक में लेके चलेंगे, और बैक में लेके जाने का जो मेरा अपना एक नजरिया रहता है या वो रहता है जिसको हम कहते हैं पुट इट इन ब्लैक एंड वाइट। तो मैंने एक छोटी सी आज भी एक पीपीटी बनाई है, आई वांट टू शेयर दैट थिंग विद, वो गुफ्तगू भी चलेगी साथ में और ये चीजें भी चलती रहेंगी, डिस्कस हो जाएंगी। Just wait. तब तक ये हमारा ही है जो टॉपिक है, ब्यूरोक्रेसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। तो मैंने जैसे कहा हम थोड़ा सा टाइम लैग में पीछे चलते हैं। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये 2010 का न्यूज़पेपर का रिपोर्टिंग है। शायद तारिक आमी जी ने नेशनल स्टेट असेंबली में क्वेश्चन किया था, उमर साहब की गवर्नमेंट थी, ईयर वाज 2010, कि हमारे पास कोई करप्ट ऑफिशियल्स की लिस्ट है। तो उमर जी ने ये लिस्ट आपकी शेयर की थी 2010 में, जिसमें आईएएस भी थे, आईपीएस भी थे। तो उन्होंने स्टेटमेंट दी असेंबली में कि देयर आर ऑलमोस्ट 72 केसेस जिसमें 122 सर्विंग एंड रिटायर्ड ऑफिशियल्स आर अंडर इन्वेस्टिगेशन। नाम दिए उन्होंने, सेक्रेटरी हैं, वीसी हैं, डायरेक्टर्स हैं, आई विल नॉट नेम दोस, होल लिस्ट इज देयर। लेकिन एक्शन क्या हुई? एक्शन आज की डेट में भी 10 साल गुजर गए हैं, आप वो नाम पढ़ लो, वो लिस्ट पढ़ लो, यू विल बी एस्टोनिश्ड, देयर इज नो एक्शन। शकील सर ने बोला अभी कि डिस्पाइट हाई कोर्ट ऑर्डर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, डीओपीटी की इंस्ट्रक्शंस, बट बाबूजी को कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एक बाबू दूसरे की स्किन बचा रहा है, एंटी करप्शन ब्यूरो है, हमने लास्ट वेबिनार में भी डिस्कस किया था व्हाट रोल दे आर प्लेइंग, अभी भी डिस्कस करेंगे। तो ये कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, नो चार्जेस फॉर डिकेड्स, इन मेनी केसेस करप्शन अगेंस्ट J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और कोर्ट ने एक बड़ी पूछा है कि व्हाई यू पीपल आर स्लीपिंग ऑन द इन्वेस्टिगेशंस, कोई रिप्लाई नहीं है। 22 इयर्स हो गए, नो चार्जशीट, 22 इयर्स। और एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि आपने किसी को अरेस्ट किया है, ऑब्वियसली आपको कुछ प्रूफ मिला, कुछ मिला आपको, तो विद इन 90 डेज आपको चार्जशीट देनी है। 90 डेज तो छोड़ो सर, डिकेड्स गुजर गए, नो एक्शन। ये अभी एक रिसेंटली है, ये अभी रोशनी का आपका आया है, उससे पहले ये एंटी करप्शन ब्यूरो ने हमारे एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की थी अगेंस्ट हमारे 2 IAS ऑफिसर्स हैं, अगेन आई विल नॉट कीप द नेम्स। उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, कोर्ट रिजेक्टेड इट। एविडेंसेस इतने वो हैं, क्लियर हैं, उन्होंने बोला जी आप ये ले जाओ और इसको दोबारा इन्वेस्टिगेट करो। यू सी दैट मॉडस ऑपरेंडी, आप एक क्लोजर रिपोर्ट देते हो, जज दोबारा देता है उसको, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, वो चलता रहेगा प्रोसेस। और वो जो मैं आपको बोलता हूँ, वो रैट रेस में केज वाला रैट दौड़ रहा है, मैं पिंजरे से बाहर आऊंगा, वो पिंजरे से कभी भी बाहर नहीं आएगा। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, आप किसी डिपार्टमेंट में चले जाओ, एक टूरिज्म डिपार्टमेंट का लास्ट अभी दिया था हमने, लास्ट वेबिनार में भी डिस्कस किया, कल्चरल इवेंट ही खत्म कर दिए, नो कल्चरल इवेंट। जून 2019 से कोई कल्चरल इवेंट ही नहीं होगा, एक ऑर्डर निकाला, खत्म। 800-900 रुपया लेते हैं आर्टिस्ट, थाउजेंड्स ऑफ देम आर देयर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो स्टार्ट हुए हैं। अभी ये आप देखा कि पटनी टॉप फेस्टिवल हुआ है, हमारा विंटर फेस्टिवल हुआ है, एक गंडोला का जम्मू में स्टार्ट हुआ है, तो समहाउ दे आर स्टार्टिंग। अब वो अब बहाना आप कह लीजिए जी कोविड है, जो भी है, बट फैक्चुअल पोजीशन इज दैट दोस हैव बीन स्टार्ट सिंस जून जुलाई 2019, नथिंग टू डू विद द कोविड सिनेरियो। एक और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये अभी आपने भी रिसेंटली अब ये है कि अभी भी चल रहा है, शायद आज लास्ट डे है, जम्मू रोपवे वाले गंडोला वालों ने एक वहां पे अपना प्रोग्राम रखा हुआ है। बट इसमें प्रोग्राम तो चलो चल रहा है, एक पार्ट हमारा अभी चला है फ्रॉम बागे बाहू टू आपका मोहमाया। हमारा रेस्टोरेंट कोई भी ऑपरेटिव नहीं है, तीनों जगह पे रेस्टोरेंट है हमारा, पीर खो, मोहमाया एंड बागे बाहू। तो टेंडर हुआ, 5 बार टेंडर हुआ, रीटेंडर हुआ, गॉड नोज क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था। अल्टीमेटली वो एक जो जिसने टेंडर भरा वो कोर्ट चला गया, कोर्ट में हियरिंग हुई, सब कुछ हुआ। तो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए हैं, ये कोर्ट की रूलिंग है, मैं उसी को आपको, वो कहते हैं जी एक आपने कंपनी बनाई, उसकी लास्ट जो आपने एनुअल जनरल मीटिंग किया, ये जम्मू शायद J&K केबल कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं जज साहब, उसकी लास्ट एनुअल मीटिंग हुई है 12/11/2012 को, और जो उसकी बैलेंस शीट जो कॉर्पोरेट वहां पे जहां पे ये लोड करते हैं, वहां पे उन्होंने 2007 में 31/3/2007 के बाद की कोई एनुअल बैलेंस शीट ही फाइल नहीं है। और इसकी रिप्रिकॉशन क्या है, वो कहते हैं जी दिस शोज द माइंडसेट of the people which is more towards defying the complying with law or the persons at the helm of affairs of corporation not aware of penal provisions of Companies Act for not filing stationary returns and annual returns and the balance sheets. They can be prosecuted besides levy of personal penalties on the persons in charge of the affairs. See the grievance, see the seriousness of the things. They are least bothered. And who are those persons? एक कंपनी बना दी है, MD साहब बन गए, एक डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू वाले बन गए, डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर वाले बन गए, कंपनी बन गई, चल रहा है, नॉन सीरियस एटीट्यूड है,
और कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि ये डिफंक्ट कंपनी है, आपने इसको ऑर्डर ही कैसे दिया? लास्ट जो दो प्रोजेक्ट हुए हैं, गुलमर्ग रोपवे और आपका ये पटनीटॉप रोपवे, both were not executed by this company. So why this defunct company was given at first place this order? These are observation of court. ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये कोर्ट्स की ऑब्जर्वेशन है। इसी की बात पे मैं एक और बड़ी मजेदार आपको चीज है जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि J&K में एक 50-50 का रूल लागू था। 50-50 रूल क्या था कि 50% IAS ऑफिसर और 50% KS ऑफिसर। अब इस रूल की रिपरकशन देखिए आप, एक इंजीनियर या एक ऑर्डिनरी पर्सन ग्रेजुएट वो किसी डिपार्टमेंट में रिक्रूट होता है, लेट अस से सी कॉप है, हैंडलूम है, टूरिज्म है, इंडस्ट्रीज है, कोई टेक्निकल ऑफिसर लग जाता है, कोई किसी और पोस्ट पे लग जाता है। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रमोट होके केएस के कैडर में आ जाता है, वो केएस बन जाता है विदाउट गिविंग पेपर्स, विदाउट एनीथिंग, वो प्रमोट ही होके वो केएस बन गया। अब वो केएस का उसको एक बैच मिलता है, कोई 87 बैच है, कोई 90 बैच है, कोई ये है, कोई वो है। ये सारी जो आपकी जो चल रही है हौच पौच, ये वो जो 50-50 वाली रेशियो है, उसमें आके ये केएस ऑफिसर आईएएस भी बन जाते हैं। और ट्रेजिक पार्ट देखिए, ट्रेजेडी ये है कि कई आदमी आपके सीनियरिटी में जो फार जूनियर है वो आज की डेट में कमिश्नर सेक्रेटरी बन गए हैं, दे आर कमिश्नर सेक्रेटरी। ये एक रिट पिटीशन है, किसी एक इन्हीं में से किसी ने फाइल की हुई है, मैं अब उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कौन है क्या नहीं है, बट सी द कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या चल रहा है स्टेट में? ये मतलब इट इज कोई लूट लगी है, कोई भी आओ कोई भी जाओ। आई स्टिल रिमेंबर कुछ किसी एक ब्यूरो मिनिस्टर के बेटे को टूरिज्म डिपार्टमेंट में किया हुआ था, आई विल अगेन नॉट नेम द पर्सन, तो वो निकाल दिया कोर्ट ने, टर्मिनेट हिम। इसी तरीके से कोई एक कमिश्नर सेक्रेटरी था, उसके बेटे को पुलिस ऑफिसर बनाया। ये कश्मीर की हैं दोनों चीज, दोनों इंस्टेंसेस कश्मीर के हैं, निकाल दिया, टर्मिनेट द सर्विसेज। कहने का ये मतलब है ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? और उसके ऊपर ट्रेजिक पार्ट देखिए। अब यही जो प्रमोटी आ जाते हैं, अब ये कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम भी है, आईएएस कैडर में आना है तो आपको पेपर भी देने हैं, सब कुछ करना है, क्लियर करना है, प्रमोशन हो गई ठीक है, बट यू हैव टू क्लियर द पेपर्स। वो पेपर ही नहीं देते, दे देते हैं तो पास ही नहीं होते। ये इस ईयर की है, ये न्यूज इस ईयर की है। सेवरल आईएएस ऑफिसर्स इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, डिविकॉम, डीसीज फेल इन एग्जाम्स। तो सर ये यूटी में चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है? ये मतलब कोई वो बनाना रिपब्लिक में हम रह रहे हैं कि बाकी कंट्री में एक लॉ है और हमारी कंट्री यूटी में कोई अलग चल रहा है, इंडियन पैनल कोड से कुछ अलग चल रही हैं चीजें। इसमें आप ये देखिए कि सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही नहीं, पॉलिटिकल क्लास का क्या हाल है। ये अभी एक रीसेंट जजमेंट दी है, ऑब्जर्वेशंस हैं कोर्ट की। तो डिवीजन बेंच कहता है J&K एन एक्सेप्शन इन कंट्री। व्हाई? एमएलए बने, एमएलसी बने, घर मिल गया, वो घर खाली ही नहीं करना, एमएलए रहे या नहीं रहे एमएलसी, और एडमिनिस्ट्रेशन उनका सारा खर्चा पानी भी दे रहा है। खर्चा पानी क्या है? 78 लाख है आपका एनुअल मेंटेनेंस पे, 1.12 करोड़ है बिजली का बिल बकाया। और शेमलेस देखिए, शेमलेस देखिए, पॉलिटिशियंस के स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये जो बिजली का बिल है ये तो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट की सिरदर्दी है, हमारी सिरदर्दी थोड़ी है। कहने का ये है कि ये वो इजी क्लब कहते हैं जिसको वो बना हुआ है, आप मेरी पीठ खुजाओ मैं आपकी खुजाता हूँ, म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, तो मुझे कुछ मत बोलो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलता हूँ, ये वही गेम चल रही है। नोबडी इज सीरियस, किसी को कोई लेना देना नहीं है। हर जगह पे, इन एवरी स्फीयर, इट इज ओनली कोर्ट विच इज डायरेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाई? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है, वो म्यूजिकल चेयर की गेम में फंसा हुआ है। अब ये कहीं पूछा है हाई कोर्ट ने, भैया आपकी लैंड कोई इंक्रोच हुई? कहते हैं हाँ जी इंक्रोच हुई है। कितनी हुई है? 10,000 कैनाल हुई है। एनक्रोचर्स की लिस्ट दे दो, लिस्ट नहीं मिलती।
चलो किसी तरीके से लिस्ट ले ली, अब ये 50 लार्जेस्ट एनक्रोचर्स की लिस्ट ली है, अब इसको खाली करवाना है, खाली नहीं है, कोई नोटिस नहीं देगा, कोई कुछ नहीं देगा, तो ये चल रहा है, लूटपाट चल रही है, फ्री फॉर ऑल है सबके लिए। ये डिफेंस लैंड का है केस, रिसेंटली है, वो कहीं श्रीनगर में हमारा कंटोनमेंट एरिया है, उसमें ज्वेलरी मिल भी बन गई है, कोई एक रेस्टोरेंट होटल भी बन गया है। परमिशन किसने दी, कहां से दी, कोर्ट इज आस्किंग, और वो कहते हैं जी हमने परमिशन दे दी है। भाई कैसे दे दी है? कंटोनमेंट एरिया में आपने परमिशन कहां से दे दी है? क्लोजर रिपोर्ट दे देते हैं, यहां भी क्लोजर रिपोर्ट दे दी है, बट कोर्ट रिफ्यूज टू टेक द क्लोजर रिपोर्ट। ऐसा नहीं चलेगा। तो कहने का ये है कि हैंड इन ग्लव है ईच एंड एवरी पर्सन। ये रोशनी लैंड स्कैम में ये शकील सर मेरे से बेटर जानते हैं। J&K हाई कोर्ट रिकॉर्ड्स कंप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटीज इन लैंड स्कैम। मिल बांट के बताएंगे नहीं, नाम नहीं बताएंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई सैंक्शन नहीं देंगे। क्लियर कट लिखा है, passed by strictures passed by high court to denial of sanctions to prosecute public servants to filing closure reports। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है सर 226 केसेस रजिस्टर्ड हुए फ्रॉम 1998 टू 2018। 13 केसेस में एफआईआर 2 डिकेड से पहले की लगी हुई है, कोई उसमें चार्जशीट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये जस्ट एक इंस्टेंस है। कोर्ट आल्सो सेज दिस इज जस्ट एन इंस्टेंस। सिमिलर केसेस वर पेंडिंग इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स एज वेल, सम ऑफ व्हिच आर फॉर ओवर ए डिकेड, बट नोबडी इज बॉदर्ड। कोई लेना देना ही नहीं है। ये जैसे अभी आजाद जी ने बोला है, ये 2015 का सीआईडी बैंक का स्कैम है, चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो कौन से लूप में चल रही है, कब उसका अंत होगा नोबडी नोज। ब्यूरोक्रेटिक हाइट देखिए जी, छोड़ो आप, चलो पैसे तो जो इधर उधर गफलत करते थे, इस श्राइन बोर्ड को भी नहीं छोड़ा। भक्त आते हैं, अपना सोना चढ़ाते हैं, चांदी चढ़ाते हैं, उसके बाद वो गोल्ड कॉइन्स बनाए जाते हैं। वो एक किसी ने आरटीआई लगाई तो पता लगा है जी कुछ केजी ऑफ गोल्ड ही, वो कहते हैं जी नकली गोल्ड चढ़ाया है। 40 केजी 50 केजी गोल्ड ही नकली है। बंदा ह्यू एंड क्राई रेज करता है, कोई उसकी सुनवाई नहीं। सीईओ साहब कहते हैं हाँ जी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो क्या होता है क्या नहीं होता नोबडी नोज। और आपको ब्यूटी ऑफ द थिंग है, ये सारी जो चीजें नॉर्मली जो हमारी स्टेट यूटी में राइट नाउ हो रही हैं, वो एक ही बंदा इन्वॉल्व एंड एवरीवन नोज इट। ये एक रीसेंट न्यूज आई है सर, सर्विसेज ऑफ 3 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स डिसंगेज। 3 नाम है, हम नाम में नहीं जाएंगे। इसके इमीडिएटली बाद एक कोर्ट ने स्ट्रिक्चर दिया है एक्साइज पॉलिसी पे। चीफ सेक्रेटरी को बोला गया कि भैया 2017, 18, 18, 19, 19, 20 जिस किसी ने भी ये पॉलिसी बनाई है, जिस ऑफिसर ने भी पॉलिसी बनाई है, टेक एक्शन। अब ये दोनों चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है। वो कैसे हैं? ये डिवीजन बेंच की अपनी ऑब्जर्वेशन है। वो कहते हैं डिस्पाइट द aforesaid order being there in terms of process of allotment of liquor vends to take place this new licenses were issued but still the government slept over the matter। 3 महीने का एक लाइसेंस इशू किया है, वो 3 महीने छोड़ो, वो सालों साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वो है ही नहीं है। उसके बाद वो निकाला ही नहीं, ऑक्शन ही नहीं हुई है। This clearly shows that they were hand in glove with the appellants, and instead of allotting the licenses as per the excise policy noted on it, has been renewing the temporary license। अब इसका आगे का consequence देखिए। कोर्ट कहता है जी ये डिवीजन बेंच की ऑब्जर्वेशन है टुवर्ड्स एडवोकेट जनरल्स ऑफिस, हाईएस्ट ऑफिस। Complete overhaul in the working of advocate general's office is also required, as it has also failed to protect the interest of the government by showing delinquent behavior in pursuing important matters where huge revenue was involved, but this is not a case in isolation, this has become part of the system। इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी किसी युग?
आपका ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है, आपके एडवोकेट जनरल का ऑफिस ना सीरियस है, तो भाई ये अब चल क्या रहा है, इसको बचाएगा कौन? ये सीबीआई की रेस है, हर डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट आप देखिए। मुझे तो लगता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीबीआई के केसेस और हमारी यूटी के सीबीआई के केसेस, अगर सीरियसली उनको एफआईआर लगाई जाए तो सारे ऑल इंडिया के केसेस एक साइड होंगे और जेएंडके के केसेस एक साइड होंगे। होता है, सालों साल चल रही है ये। जैसे अभी आजाद जी ने बोला है कि उन्होंने रिपोर्ट मांगी है गैट से कि आप डिस्क्लोज तो करो। शकील जी ने भी, ये शकील जी ही परस्यू कर रहे हैं इस केस को, ऑल इंडिया सर्विसेज के किया क्या है आपने, क्या एक्शन ली है, क्या नहीं ली है। डीओपीटी के रूल्स, ये भी आजाद जी ने बोला, ये आज की ही 2 न्यूज है। आप बिलीव करेंगे व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स दे आर सबमिटिंग? आई विल शो यू वन सैंपल। दिस इज द रिपोर्ट, नाम मैंने हटा दिया है, नथिंग इज एलिजिबल, आपसे कुछ पढ़ा ही नहीं जाएगा, क्या है क्या नहीं है। जो पढ़ा लिखा आदमी हमारे जैसा नहीं पढ़ पा रहा है, तो एक क्लर्क बाबू जो उधर वहां पे इसको देख रहा है क्या कर रहा है, आप सेंस लगाइए कि और ये नहीं है कि ये डीओपीडी वाला आज का है, ये द मोमेंट मोदी गवर्नमेंट केम इन 2015 ऑर्डर वाज इशूड, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आपको फाइल करनी है, हर साल करनी है, हर साल वार्निंग देती है, बट कानों पे जू नहीं रेंगती। तो ये एक छोटी सी मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाई, तो पर्पस यही था कि इन चीजों का अंत क्या है। इन चीजों का अंत अनफॉर्चुनेटली हमें नियर फ्यूचर में कुछ नजर नहीं आ रहा, अनलेस अंटिल हम लोग वाकई ही सीरियसली गवर्नमेंट इसको लेती है नहीं लेती है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। और ये नहीं है कि ये टाइम बिंग यही चल रहा है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मैं आजाद जी से यही, शकील जी से भी बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व है, हमारी तो यही है कि रिक्वेस्ट है, दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, चाहे वो डीओपीटी है, चाहे वो एलजी का ऑफिस है, चाहे पीएमओ का ऑफिस है, अगर आपने सीरियसली यूटी को चलाना है, 370 खत्म होगी, एक एस्पेक्ट हो गया खत्म, वो स्टोरी 1 साल पुरानी हो गई। इफ यू पीपल आर रियली सीरियस अबाउट डिलीवरिंग द गुड्स, आप लोग कहते हो जी वहां पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर में, यहीं पे चोर चकारी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, इसीलिए ये पब्लिक है, डिसकंटेंटमेंट है, ये है वो है, बट 1 साल में चेंज क्या हुआ है? नथिंग हैज चेंज एक्सेप्ट दैट कि आपका आज की डेट में, पहले दूसरी गवर्नमेंट करती थी वही चीजें अब आप कर रहे हो। तो अगर फाइल खोल के उसके ऊपर सोना ही है, आप उसी को ही एडमिनिस्ट्रेशन कहते हो कि चोरी कैसे छुपाई जाए, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, तो लॉ को कोर्स लेते शायद 20 साल से तो एफआईआर की चार्जशीट तक तो लगी नहीं। अब वो लॉ कब कोर्स लेगा, कब एडमिनिस्ट्रेशन जागेगा? तो यही अगर करना है, इसी ढंग से चलाना है, तो फिर वो कहते हैं अल्लाह मालिक है, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, वो वाली स्टोरी में चल रहे हैं हम। ये कुछ नहीं होना है, कुछ चेंज नहीं होनी है, ग्राउंड रियलिटी सेम रहेगी। आप किसी भी एंगल से देख लो, कहीं से भी देख लो, कोई प्रोजेक्ट देख लो, कहीं पे कुछ होना ही नहीं है। एक पीएमसी रिपोर्ट होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, यहाँ से डीपीआर जाती है, वहां पे कह देते हैं जी इसमें पीएमसी नहीं लगी। अब पीएमसी के लिए टेंडर निकाला जाता है, टेंडर में क्या है, टेंडर में आपकी पार्टी है, टेंडर निकालेंगे सेक्रेटरीट वाले, फाइल जाती है सेक्रेटरीट में, टेंडर में अपना बंदा है, अप्रूव हो गया तो पीएमसी का वो टेंडर अप्रूव हो जाएगा, नहीं हुआ तो वो नहीं होना है। जब पीएमसी की रिपोर्ट नहीं लगेगी तो आपकी डीपीआर डिफंक्ट है। 13 साल से आपका ट्रेजिक पार्ट है, आपकी मास्टर प्लान नहीं इशू हुए। मानसर का मैं हर बार कहता हूं आपको, 13 साल हो गए हैं, फाइल पड़ी हुई है। 3 सिटीज हैं जम्मू डिवीजन में जिनकी टोटल 3 सिटीज, जम्मू, उधमपुर एंड कटरा, जिनका मास्टर प्लान है। आप क्या डेवलपमेंट करोगे, कौन सी इंडस्ट्री लेके आओगे, कौन सा जोन बनाओगे, जब आपके मास्टर प्लान ही नहीं है? दिस इज अ प्री रिक्विजिट। आपकी कोई स्कीम आती है, प्रसाद की स्कीम है, रिलीजियस सर्किट बनाना है, भेज दी, डीपीआर भेज दी, पीएमसी है नहीं, टाइम लैप्स हो गया, खत्म। बाकी दुनिया के सर्किट बन गए पूरे ऑल ओवर इंडिया, जम्मू वाले बैठे हुए हैं, कश्मीर वाले बैठे हुए हैं।
मजा लो अपना, बर्फ पड़ गई है, कोविड आ गया है, रास्ता बंद हो गया है, ये हो गया, यू कैन गिव 101 एक्सक्यूजेस। काम नहीं करना है तो देयर आर 101 एक्सक्यूजेस। वो किसी भी एंगल से आप आ जाओ, किसी भी एंगल से, एंटी करप्शन ब्यूरो से आ जाओ, इधर से आप एंटी करप्शन ब्यूरो का ले लीजिए। वो केस चल रहा है हमारा जी बैंक का, J&K बैंक का स्कैम। हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब भी कहते हैं जी, एमडी था, चेयरमैन था, चोर था, स्कैमस्टर। क्या हुआ? एक आईओ हमारा उसको परस्यू कर रहा है, किसी ने बेचारे ने बड़ा अच्छा काम किया, वो शायद पहले सीबीआई में भी रह के आया है, तो वो थोड़ा वो ज्यादा कोई होंगे इन्वेस्टिगेटिव माइंड, या वाकई में वो टैलेंटेड है इतना। वो केस पकड़ लिया, सीबीआई है केस, सीबीआई भी अभी तक जितनी उसने इन्वेस्टिगेशन की है उससे ऊपर आगे नहीं चल पाई है। अब ट्रेजिक पार्ट देखिए आप देखिए कैसे कैसे बंदे को, मतलब हाउ द सिस्टम वर्क्स। मुझे एक चीज बताइए, आज की डेट में प्रेसिडेंट मेडल फॉर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन किस बंदे को मिला? आप जान के हैरान होंगे, उस बंदे को नहीं मिला है। He hasn't got that reward. रिवार्ड किसको मिला है? जो बंदा ही शायद अभी 1 साल पहले आया है या 6 महीने पहले आया है विजिलेंस डिपार्टमेंट। मेरे को किसी से कोई पर्सनल नहीं है, बट कहने का ये है कि आप सिस्टम कैसे चला रहे हो, कोई पैरामीटर है, कोई ट्रांसपेरेंसी है उसमें, कोई आपका कोई ये है कि भाई हाँ ये मेरा आदमी है तो ठीक है इसको ये करना है, ये मेरा आदमी है तो इसको ये करना है। अरे भाई वो टाइम चले गए जब आदमी एक क्लर्क भर्ती होता था और वो कमिश्नर सेक्रेटरी रिटायर होता था। वो टाइम चला गया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चला गया, लेकिन यूटी ऑफ J&K में वो अभी तक कायम है। कब तक रहेगा गॉड नोज। मोदी साहब ने कर दिया, पैसे दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन मोदी साहब नहीं चलाएंगे, दिस इज फॉर श्योर। एडमिनिस्ट्रेशन लोकल गवर्नमेंट नहीं चलाना है, onus lies with whosoever is the head of the institution। LG साहब है, राइट नाउ LG साहब है, onus lies with him। अब उनको ब्यूरोक्रेसी को कैसे टैकल करना है, प्रून डाउन करना है। 2248 वाली उनकी स्कीम है, 22 साल की सर्विस हो गई या 48 साल एज हो गई, इफ अ पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग किक हिम आउट। तो करो भाई, कब उसको इंप्लीमेंट करना है? ये क्या वो अग्नि मिसाइल की तरह दिखाने के लिए रख ली है कि 26 जनवरी की परेड में हम दिखाएंगे और उसके बाद दोबारा अंदर रख लेंगे? आप वही चीज 2248 के साथ भी कर रहे हो। हम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं भाई, करते करते 7 साल हो गए, 7 years। टेल मी 1% जिसको आपने टर्मिनेट किया अभी तक। आप कहते हो जी 1 लाख करोड़ का बजट है, 1 लाख करोड़ की पीएम का रिलीफ पैकेज मिल गया, लूट के खा गए सब। भाई कौन खा गया है? आप एक नाम बताओ, एक किसी आदमी को पकड़ा है आप बताओ। तो ये नहीं चलेगा। पब्लिक इज फेड अप। अब मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं पॉलिटिकल एरिना में, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, डीडीसी इलेक्शन के भी सामने हैं। 20 में से 6 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं बोलूंगा मैं, 5.5 डिस्ट्रिक्ट आपके पास आए हैं, 14 डिस्ट्रिक्ट आपके अकॉर्डिंगली गुपकार गैंग ले गया है। परफॉर्म, अल्टीमेटली जो आज का मंत्र है, आइदर परफॉर्म और पेरिश। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं कहना। आजाद जी आप प्लीज। थैंक यू गांधी साहब, बहुत बल्कि खुलासे किए आपने अपनी इस प्रेजेंटेशन में। और आपकी वैसे एक शिकायत गलत है कि 2248 किसी पे लगा नहीं। J&K बोर्ड में एक पीएन को जो है वो 2248 लगा के बेचारे को डिसमिस कर दिया गया। दूसरी बात आपने कही कि सभी घोटालों में एक ही आदमी है, और देखिए वो यूएसए के भी टूर लगाता है, यूएई के भी लगाता है, कनाडा तक उसके चर्चे होते हैं, और फिर वो एलजी साहब के साथ मिलकर फोटो खिंचवाता है। एडवाइजर टेंटेड है, ब्यूरोक्रेट जो टेंटेड है उसको सबसे प्राइस पोजीशन मिलती है। और देखिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आए हैं, जो उनके बारे में कहना है कि वो बहुत हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और वो कहते हैं कि मेरे एक ही हाथ में झाड़ू है जिससे मैं जम्मू कश्मीर की सफाई नहीं कर सकता। और मुझे तो लगता है कि उनका झाड़ू जो है वो पिछले 2 सालों में घिस गया है, और उस झाड़ू में अब सफाई की कोई कुव्वत नहीं रही। उनके नीचे ही स्टेट्स डिपार्टमेंट है, जो आपने एक स्लाइड दिखाई कि स्टेट डिपार्टमेंट के अंडर जो बंगलोस हैं वो खाली नहीं हो रहे। तो
तो ओनस लाइज डायरेक्टली विद द चीफ सेक्रेटरी। उनके ही डिपार्टमेंट है, स्टेट्स डिपार्टमेंट एक ऐसा है जहां पे टेंडर इशू नहीं होते, जहां पे कोई भी काम होता है वो वैसे ही दे दिया जाता है। ऐसे अगर आपने 3 लाख 4 लाख का कोई भी काम करना हो तो आपको टेंडरिंग करनी पड़ती है। अब तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी टेंडरिंग हो गई, लेकिन स्टेट्स डिपार्टमेंट में टेंडरिंग नहीं है, वहां की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो चीफ सेक्रेटरी साहब की जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो नीचे वाला उनको क्यों माने? आपने बात कही कि जो बैकडोर एंट्रीज होती हैं, जो टीओ लगते हैं और केएस बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, ये वो लोग हैं जो प्राइस पोस्टिंग लेते हैं। जो डायरेक्ट आईएएस रिक्रूट्स हैं उनको हम कहें तो खुदे लाइन की पोस्टिंग्स दी जाती हैं, और ये जो टीओ पीआरओ बन के आते हैं वो प्राइम पोस्टिंग्स पे रहते हैं। एक ऐसे ही हैं जो आजकल कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, उन्होंने तो जेम को भी सबवर्ट करने का एक प्रोसेस निकाल लिया है। वो जब भी कहीं पे कोई सैंक्शन देते हैं तो वो पीछे से ही लिख के भेजते हैं कि भैया जेम से ये वाली कंपनी जो है इसी से आपको सामान खरीदना है। दूसरा, कॉलेज बिल्डिंग्स की बहुत ज्यादा इस वक्त कंस्ट्रक्शन होनी है, लेकिन वो कंक्रीट की कंस्ट्रक्शन में इतने इंटरेस्टेड नहीं जितने प्री फैब्रिकेटेड में इंटरेस्टेड। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैकडोर से आके प्राइम पोजीशंस पे बैठे हैं। आईएएस जो हमारे हैं वो बेचारे दिल्ली में चले गए क्योंकि उनको मालूम है यहाँ पे कोई पोस्टिंग मिलेगी नहीं ढंग की। तो इसी पे मैं अब शकील साहब से पूछता हूं कि शकील साहब, कोर्ट कोई नहीं मान रहा, ऊपर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं सब अपनी सोच रहे हैं। वो हमारे में कहावत है कि अंधा बांटे रेवड़ियां मुड़ मुड़ अपनों को दो, तो वही 10-20-50 लोग आगे पीछे घूम रहे हैं। तो ऐसे हालात में जो मोदी जी का नारा है विकास का, विश्वास का, ट्रांसपेरेंसी का, अकाउंटेबिलिटी का, वो जम्मू कश्मीर में आके बेचारा कहाँ डल में डूब जाता है या तवी के पार ही नहीं पहुंच पाता। क्या क्या लगता क्या? आजाद जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में अगर कोई काम या कोई डेवलपमेंट का काम या जम्मू कश्मीर सरकार अगर कहीं पे फेल होती थी तो चाहे सुप्रीम कोर्ट में बयान देना होता था या हाई कोर्ट में, तो ये बहाना चलता था कि जनाब मिलिटेंसी है जम्मू कश्मीर, यहाँ हालात ठीक नहीं। आजकल एक नया बहाना है कि जो काम नहीं करना है उसमें कोविड का बड़ा जबरदस्त बहाना है कि जनाब जिस शख्स के पास फाइल है वो बीमार है, वो क्वारंटाइन हो चुका है और वो रिकॉर्ड उसी की कस्टडी में, वो फाइल वहां से बाहर नहीं निकलती। लेकिन आजाद जी, आपने देखा कि 26 तारीख को रात को गांधीनगर गोल मार्केट में कैसा ऑपरेशन किया जम्मू कश्मीर सरकार ने, और आप देख लीजिए क्लेम किया जा रहा है कि 200 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है उसको हमने रिट्रीव किया है। तो क्या हाउसिंग बोर्ड जो है, JNK हाउसिंग बोर्ड, वो पिछले 30 सालों से कहां सोया हुआ था? कितने MD आए, कितने सेक्रेटरी हाउसिंग बोर्ड आए और कितने कमिश्नर सेक्रेटरी हाउसिंग? क्या इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? और दूसरी तरफ से जो दूसरी पार्टी है वो कोर्ट के ऑर्डर लेके घूम रही है, कोई उनकी बात सुनता नहीं है। वो कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहे हैं मीडिया को भी, लेकिन कोई जम्मू कश्मीर में सुनता नहीं। बड़ी एक अजीब सी सिचुएशन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, डिवीजन बेंच हम उसे कहते हैं, JNK हाई कोर्ट का, जब हमारे गुलमर्ग लैंड स्कैम के जो प्राइम एक्यूज्ड हैं, जो कि डिप्टी कमिश्नर बारामूला थे, बसीर खान साहब, जब वो DC श्रीनगर थे तो जम्मू कश्मीर की खंडपीठ ने उनको डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट से इसलिए रिमूव किया कि दैट ही इज फेसिंग सीरियस एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन ए लैंड स्कैम। और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को हदायत जारी हुई कि बसीर खान साहब को इमीडिएटली रिलीव कीजिए DC श्रीनगर की पोस्ट से और उनको किसी इक्विवेलेंट पोस्ट पे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, उस पर पोस्ट कर दीजिए। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार को कुछ ब्यूरोक्रेट से, कुछ लाडले बच्चों से बहुत प्यार है।
जम्मू कश्मीर सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई इस ऑर्डर के खिलाफ, आजाद जी, और वहां पे इनको अपनी एसएलपी बाद में विड्रॉ करनी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर सरकार को कोई रिलीफ नहीं मिला। बसीर खान साहब को थोड़ी देर के लिए डीसी श्रीनगर की पोजीशन से हटा दिया गया और 3-4 महीने के बाद उनको दोबारा डीसी किश्तवाड़ लगा दिया गया। जब डीसी किश्तवाड़ लगाया, और ये उस वक्त की बात है जब किश्तवाड़ में हालात खराब हो गए थे, और उसी समय गुलमर्ग लैंड स्कैम का सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया बसीर खान साहब के खिलाफ और उनको गिरफ्तार करके लाया गया था सदर कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में। लेकिन सरकार के वो इतने चहीते हैं, इतने प्यारे हैं कि उनकी इमीडिएटली बेल हुई और उनको इमीडिएटली दोबारा डीसी किश्तवाड़ की कुर्सी के ऊपर बिठा दिया गया, क्योंकि किश्तवाड़ को बचाना था। क्योंकि अगर बसीर खान साहब डीसी नहीं होते तो शायद आज किश्तवाड़ भारत का अभिन्न अंग नहीं होता। उसके बाद जनाब यही बसीर खान साहब जो मैडम महबूबा मुफ्ती के क्लास फेलो, इनको डिविजनल कमिश्नर बनाया गया और एलिवेट किया गया। जब इनको एलिवेट किया गया तो जनाब इनकी रिटायरमेंट नजदीक आ गई, लेकिन वही गुलमर्ग लैंड स्कैम अभी भी पेंडिंग है। उस वक्त भी पेंडिंग था जब इनको शिफ्ट किया गया डीसी श्रीनगर की पोस्ट से। लेकिन मजेदार बात देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार जिसके चीफ सेक्रेटरी ये जो मिस्टर ऑनेस्ट हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, इन्होंने बसीर खान साहब की एक्सटेंशन की चिट्ठी लिखी डीओपीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में और ये लिखा को अगर चलाना है, अगर ब्यूरोक्रेसी को चलाना है तो हम बसीर खान साहब को नहीं छोड़ सकते। जनाब उनकी एक्सटेंशन को भी एक जनहित याचिका, आजाद जी वो एफिडेविट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो मेरे पास मौजूद है। तारीफों के पुल बांधे गए हैं बसीर खान साहब के बारे में। उन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे पार्लियामेंट्री चुनाव हुए तो बसीर खान साहब ने करवाए, यहाँ पे अगर पंचायती सिस्टम चला बसीर खान साहब ने चलाया। तो कहने का ये मतलब है ए पर्सन हु इज फेसिंग एलिगेशंस ऑफ करप्शन वो भारतीय सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को बहुत प्यारा है। अभी आप देखिए वो आज एडवाइजर हैं जम्मू कश्मीर सरकार में और लेकिन गुलमर्ग में केस पेंडिंग है और जब तक वो जिंदा हैं, अल्लाह करे लंबी उम्र हो इनकी, बड़े डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, सभी कहते हैं कि ही इज ए इंटेलिजेंट डायनेमिक। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा हैं वो इसी तरह इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर कायमो दायम रहें, ताकि जो लोग कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये जो मिसमैच है हमारा, आजाद जी, सुप्रीम कोर्ट कहती है द पर्सन्स who are occupying sensitive positions they should be above board। कहते हैं कि Caesar's wife has to be above the needle of suspicion। लेकिन जम्मू कश्मीर में ये जो कानून है, ये कानून माधोपुर में ही रोक दिया जाता है, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि साफ शवी के लोग इंपॉर्टेंट पब्लिक पोस्ट पे होने चाहिए, ये मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं ये पंजाब में ही रुक जाते हैं, ये रावी जो है उसको क्रॉस नहीं करते। और दूसरी बात, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बड़ी बातें करते हैं, इनको सियासतदान सारे चोर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जो इनके बैकयार्ड में टेंटेड ब्यूरोक्रेट बैठे हुए इनके साथ, अब मैं किस किस का नाम लूं? कहते हैं ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे। तो ये जो बीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं, ये भी बड़ी चतुराई से गेम खेलते हैं और ये सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर में पुलिस इनके पास है, एनआईए इनके पास है, ईडी इनके पास है, जिसको मर्जी करती है ये उसको टीका लगा देंगे। और बात भी सही है, टीके लग भी रहे हैं, लोगों की जुबान जो है वो उसको ताले लग गए हुए हैं
और ताले इन्हीं लोगों ने लगाए हुए। क्यों? क्योंकि स्वाय बीवीआर के और उनकी वो जो सेना है, जो रोशनी स्कैम में मुलव्वस है, जो आर्म्स लाइसेंस स्कैम में मुलव्वस है, जो जम्मू कश्मीर को निचोड़ रहे हैं, इनके अलावा और कोई ईमानदार नहीं जम्मू में। सियासतदान चोर है, इधर आम शहरी भी चोर है, यहाँ ठेकेदार भी चोर, यहाँ सभी चोर है। लेकिन सिर्फ एक बीवीआर सुब्रमण्यम और उनकी जो टीम है, वही एक टीम अपराइट है। यही हमारे जम्मू कश्मीर का विकास करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, एफआईआर के नंबर तक दिए बीवीआर साहब को, उनको भी मालूम है। लेकिन कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो आजाद जी कहने की ये बात है, हाथी के दांत जिसे कहते हैं, हम कहते हैं ना हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर को समझना। और दूसरी बात आप ये देख लीजिए, रोशनी के ऊपर हाई कोर्ट ने कहा कि सभी के नाम बाहर निकालिए। हमारे जम्मू के एक बहुत सीनियर लीडर का नाम यहां पोर्टल्स पे चला, आजाद जी आप जानते होंगे, तहसील भलवाल, विलेज कैंक, एक लोकल पोर्टल पे नाम चल पड़ा एक जम्मू के हमारे सपूत का। वो रिकॉर्ड ही गायब हो गया। वो कहां रिकॉर्ड गया कोई पता नहीं। और बड़ी मजेदार बात देखिए, हमारे जम्मू के एक सपूत हैं जो पिछले 4.5 साल से डिविजनल कमिश्नर, उनका नाम है माननीय संजीव वर्मा। वो भी पहले इंजीनियर थे या कोई लेक्चरर थे या एडब्ल्यू थे। उन्होंने मेहनत की, मेहनत के बाद आईएएस किया। लेकिन अब वो कहते हैं कि जिस तरह पटवारी नहीं ट्रांसफर होना चाहता, इसलिए संजीव वर्मा साहब भी डिव काम की पोस्ट को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सिर्फ टीका लगाएंगे उन जमातों को, उन सियासी लोगों को जो कि प्रेजेंट सिस्टम के खिलाफ है, जिनको आप गुपकार गैंग कहते हैं। लेकिन जो लोग पावर में हैं, उनका आप किसी का नाम नहीं सुनेंगे इन लिस्टों में। क्यों? क्योंकि इस वॉशिंग मशीन में से जो निकल गया वो सारे अपराइट, वो सारे ईमानदार है। तो यहां पे सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, लेकिन बात नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो आपका जो डॉजियर है वो तैयार हो जाएगा पीएसए का, और फिर आप तैयार हो जाएं कि आपको कानपुर जाना है, आपको आगरा जाना है, आपको देश की किस जेल में जाना है। और दूसरी बात, जो शख्स बात करेगा वो सबसे पहले उसको आजकल एक डिग्री मिलती है, उसको डिग्री मिलती है कि ही इज एंटी नेशनल। वो देश की एकता और अखंडता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो आदमी यहां पर सही बात करेगा वो देश का हमदर्द नहीं है। आप देखिए जो किसान एजिटेशन चल रहा है देश में, उन लोगों को क्या क्या नहीं कहा। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की आपको बात करना चाहता हूं। यहां पे एक ही शख्स सर्टिफिकेट बांटेगा, वो है हमारा चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम। लेकिन उनके अपने बैक यार्ड में, उनके अपने पड़ोस में जो बड़े बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी, फलाना फलाना ट्रांसपोर्ट, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फलाना फलाना, कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट फलाना फलाना, उनके खिलाफ कौन कौन सी एफआईआर है, उसकी तरफ ध्यान जो है हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का नहीं। आजाद जी सुनिए मेरी बात, जम्मू कश्मीर में इन आईएएस अफसरों ने आर्म्स लाइसेंसेस बनाने के लिए बोरियों के बोरियां नोटों की हासिल की लोगों से। क्या वो सभी लोग काम नहीं कर रहे? सिवाय राजीव रंजन के सिर्फ एक आईएएस अफसर को इंजेक्शन लगा जिसका नाम है राजीव रंजन। और बड़ी मजेदार बात देखिए, जम्मू कश्मीर सरकार भारतीय सरकार को चिट्ठी लिखती है कि सिर्फ 2012 से लेकर 16 तक ही इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन की जाए। क्या 2012 से पहले के जो आईएएस अफसर हैं वो दूध के दूल्हे हैं? क्या जो 2016 के बाद के आईएएस अफसर हैं वो किसके रिश्तेदार हैं? क्या उन्होंने पैसे नहीं बनाए गन लाइसेंस बनाने के? और जम्मू कश्मीर में जहां मिलिटेंसी है, यहां पे लाइसेंस दिया गया बिहार के आदमी को,
यहाँ पे लाइसेंस दिया गया दरभंगा के आदमी को, यहाँ पे लाइसेंस दिया गया वेस्ट बंगाल के आदमी को, और आज वो आईएएस अफसर यहाँ पे हमें सरमन दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सभी चोर हैं, यहाँ चोरी हुई, बहुत ज्यादा चोरी हुई। तो भैया तुमने भी तो लाइसेंस बनाए, तूने भी तो आर्म्स एक्ट की धज्जियां उड़ाई, और जम्मू कश्मीर सरकार कहती है कि नहीं, स्कैम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सिर्फ 2012 से लेकर 2016 तक। क्यों? क्योंकि 16 के आगे अपने लाडले हैं और 12 से पहले भी अपने लाडले हैं। क्यों? क्योंकि उनको अभी यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी भी बनना है, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जाना है, क्योंकि वो लाडले बच्चे हैं, किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं, कोई किसी का रिश्तेदार है, कोई एक पर्टिकुलर जमात के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको आजाद जी बताना चाहता हूं कि यहाँ चोरी हाईलाइट हुई सिर्फ सियासतदान, सियासतदान चोर है। क्यों? क्योंकि एक ब्रीफ मिला है कि पर्टिकुलर जमातें जो हैं उनको खत्म कर। भाई कानून है, अगर किसी ने गलत किया है, लॉ मस्ट टेक इट्स ओन कोर्स, जिसने भी गलत किया है। लेकिन ये कौन सी यूनियन टेरिटरी है, ये कौन सी रियासत है जहां पे जुर्म हुआ है, लेकिन कहते हैं जुर्म की जो इन्वेस्टिगेशन है सिर्फ 12 से लेकर 16 तक होनी चाहिए। क्या बात है आपकी बीवीआर सुब्रमण्यम साहब। मैं कहता हूं ये वो रियासत है जिस रियासत ने अभी, ये जो हमारे एलजी साहब आए हैं, सिन्हा साहब, इन्होंने आते ही डायरेक्टर एंटी करप्शन ब्यूरो हैं आनंद जैन साहब, क्या बात, कितना अच्छा काम किया उन्होंने, कितने चोर पकड़े, और उनको दिया हमने गोल्ड मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, इंटेग्रिटी। क्या बात है, कितने चीफ इंजीनियर अंदर किए इन्होंने, कितने आईएएस अफसर इन्होंने अंदर डाले। हाँ, पटवारी जरूर पकड़ा जाता है हर महीने में, उसकी पूरी प्रॉपर्टी, नायब तहसीलदार की प्रॉपर्टी चाडूरा में भी है, श्रीनगर में भी है, लेकिन कोई बड़ी मछली जो है ना, वो हमारे आनंद जैन साहब को नहीं मिली। और क्या तारीफें की हाईकोर्ट ने अपने 9 अक्टूबर 2020 के फैसले में, जब रोशनी स्कैंडल को 17 एफआईआर सीबीआई को दे दी, कितनी तारीफें की हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो की। क्या बात, क्या बात। और ये वही आनंद जैन साहब हैं जिन्होंने जो ताराचंद का पीआरओ था, फॉरेस्ट गार्ड केवल, उसको 7 पीएसओ दिए थे हमारे आनंद जैन साहब ने जब ये एसएसपी जम्मू थे। क्या करें, हमारी याददाश्त भी थोड़ी कम है। कहते हैं ना, ये मौसी, वो शोले फिल्म का डायलॉग, मासी हमारी तबीयत ही कुछ ऐसी, बेटा अच्छा मैं रिश्ता पक्का समझू। उसने कहा बस मौसी, खानदान का पता चलते ही बताते। यहाँ लोगों की याददाश्त बड़ी कम। जो आईपीएस अफसर एक डिप्टी सीएम के टेलीफोन के ऊपर उसके पीआरओ को, जो फॉरेस्ट गार्ड है, उसको 7 पीएसओ दे सकता है, उसने मेरी और आपकी क्या विजिलेंस करनी आजाद जी। और ये लोग प्राइम पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, कोई इनका रिकॉर्ड चेक करता नहीं। ठीक है, हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब 4 साल से बैठे हुए, कभी आपने सुना जम्मू कश्मीर में या देश के किसी हिस्से में कि डीसी और डिवकाम 4 साल से एक इस किस्म की सेंसिटिव पोजीशन पे बैठे? और ऐसा क्या मेरिट है इस डिविजनल कमिश्नर में? ठीक है, मेरिट ये है क्योंकि ये सिलेक्टिवली टीका लगा रहा है, लोग खुश हैं, सरकार इससे बड़ी खुश है। तो कहने की ये बात है कि राजन गांधी साहब ने बड़ी डिटेल्ड एक रिप्रेजेंटेशन बयान की, सब कुछ बताया, लेकिन एक्शन होगा। एक्शन पता कहां होगा? चौधरी लाल सिंह के खिलाफ एक्शन होगा, एक्शन होगा हिलाल राठौर के खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने हाइडल प्रोजेक्ट लेने के लिए 35 करोड़ का जिनका अकाउंट एनपीए हुआ है लिंक रोड ब्रांच जम्मू कश्मीर में, उनके खिलाफ नहीं एक्शन लेंगे हमारे छिब्बर साहब जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन। क्यों? क्योंकि एक्शन लेंगे कुर्सी जाएगी, कुर्सी शू खतरस मस। ठीक है, तो ये हमें ईमानदारी का चैप्टर बीवीआर सुब्रमण्यम साहब मत पढ़ाओ। ठीक है, जम्मू कश्मीर की जनता को सब मालूम है यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पैसे बनामिंग, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, पैसे बनामिंग, ये मैं आपको साबा बताऊं। और दूसरी बात, जम्मू कश्मीर में अच्छी पोस्ट हासिल करने के लिए 2-4 केस होना आपके ऊपर लाजमी है। फिर आपको लगता है आप कोई खानदानी आदमी, कोई अच्छे, कोई 40-50 करोड़ का, कोई 200-400 करोड़ का कोई स्कैंडल आपने किया हो,
फिर आपको मजा आता है यहाँ पे नौकरी करना। कहते खानदानी आदमी फिर क्या, 4 पैसे बना भी लिए तो कौन सी बुरी बात, ठीक है। उसी को यहाँ मेडल भी मिलते हैं, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी एलिजिबिलिटी बनती है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, बड़े बड़े उसको कमीशन मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करप्शन के ऊपर मैं कहता हूँ बात ही ना की जाए। आजाद जी वो मैं आपको ये कहूंगा। और बाकी दूसरी बात, हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको सब पता है, लेकिन कहीं पे उन्होंने कहते हैं ना आंखें चुराई हुई, क्योंकि करे क्या, उनकी अपने क्लब के मेंबर है ना, उनके वो भी उसी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से, मसूरी से, पता नहीं कहाँ से, कोई हैदराबाद में भी है, कोई मसूरी में, वहां से पढ़ के आए, ठीक है। अब होता ही है, जैसे हमें अपने क्लास फेलो के साथ बड़ा प्यार होता है, या अपने स्कूल जहां से हम पढ़े होते हैं उसके साथ बड़ा प्यार होता है, तो ये एक आईएएस दूसरे आईएएस को बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। वो बेचारा एक, वो मैंने आपको कहा ना, वो गरीब आदमी डीसी जम्मू, वो राजीव रंजन, वही एक, उसको कोई 2, 4, 6 महीने सीबीआई की वो तहवील में था, लेकिन अब लगेंगे 50 साल। हाँ, एक चीज तो पक्का है, ये जो आर्म्स लाइसेंसेस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, इसको भी लगेंगे 50 साल। क्यों? क्योंकि जो हमारी केंद्रीय जांच ब्यूरो है ना आजाद जी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, हम कहते हैं जी बस जांच ब्यूरो के पास आप गए नहीं तो आप फंस गए, ठीक है। लेकिन अब हम भी देखेंगे कि रोशनी में ये कितनों को गिरफ्तार करते हैं। अब हम देखेंगे ये जो आर्म्स लाइसेंसेस है, ये जो स्कैम है जिसको शायद चंडीगढ़ में सीबीआई देख रही है, ठीक है। लेकिन स्वाय राजीव रंजन के तो हमें पता नहीं चला। और सीबीआई क्यों नहीं चिट्ठी लिखती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि भैया स्कैम 2016 के बाद भी हुआ है, 2012 से पहले भी हुआ है, लेकिन नहीं लिखी। प्रोटोकॉल, नाराज हो जाएंगे सभी लोग, बिल्कुल बीवीआर भी नाराज हो जाएंगे। बाकी जनाब हम चाहते हैं कि बीवीआर सुब्रमण्यम साहब ने बड़ा अच्छा काम किया जम्मू कश्मीर में। इन्होंने करप्शन को खत्म कर दिया, ठीक है। इन्होंने तमाम लैंड ग्रैबर्स को खत्म कर दिया, तमाम एंटी नेशनल्स को इन्होंने खत्म कर दिया। तो भारतीय सरकार को कुछ सोचना चाहिए इनके बारे में भी। कोई हाईएस्ट कोई अवार्ड अगर कोई होता है वो इनको बीवीआर सुब्रमण्यम साहब को दें, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से करप्ट ब्यूरोक्रेट्स को शील्ड किया है, इनके लिए भी कोई अवार्ड बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहते हैं कि ये जो पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना कंप्लिसिट, मुझे मालूम है मेरे सामने सामने चोरी हो रही है और मैंने आंखें बंद की हैं, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है इस यूटी का जिसे कहते हैं। तो बाकी आप देख लीजिए, आजकल यहाँ पे जम्मू कश्मीर में करप्शन खत्म हो चुकी है। यहाँ कोई ट्रांसफर इंडस्ट्री जिसे कहते नहीं चल रही, ट्रांसफर यहाँ पे बंद हो गई हैं, बिना पैसे के यहाँ ट्रांसफर हो रही हैं। लोगों को फर्द इंतखाब जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है, शानदार तरीके से रजिस्ट्रियां हो रही हैं, लोग इतने खुश हैं जम्मू में। ये मैं बीवीआर साहब आपको बता रहा हूँ, और साथ में शालीन काबरा साहब, आप हमारे एफसी रेवेन्यू भी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू भी हैं। जम्मू में 3-3, 4-4 महीने अभी नंबर नहीं लग रहा कुछ इलाकों में रजिस्ट्री का। कितना अच्छा निजाम आपने लाया, सलाम है आपको, मैं कहता हूँ लोग बहुत खुश है, ठीक है। बाकी 4G की हम बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 4G की बात की तो मुझे आप एंटी नेशनल डिक्लेयर कर देंगे, तो मैं एंटी नेशनल नहीं, मैं हर एक चीज सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे आप चोर कहिए, बदमाश कहिए, लेकिन मुझे एंटी नेशनल मत, क्योंकि यहीं पे पैदाइश हुई है, यहीं इसी मिट्टी में जाना है। आपने तो चले जाना है खड्डो खाडे यूपी में, या आपके वहाँ डीएलएफ में, दिल्ली में, गुड़गांव में बड़े बड़े फ्लैट है, मैं तो सोच ही नहीं सकता उधर जाने के लिए। आपने तो मुझे करनी है रिटायरमेंट के बाद भी, कहीं आपने कमीशन ले लेना है, कहीं पे आपको असाइनमेंट भी मिलनी है जितना आपने अच्छा काम किया। लेकिन खुदाया कोई जम्मू कश्मीर के अवाम पे रहम की। हमारी कोर्ट में रजिस्ट्री होती थी, एक दिन नहीं हुई तो दूसरे दिन हो जाती थी, लेकिन आज 3 महीने लग रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब मुबारक है आपको, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे खुश रहे, आपके बच्चे भी खुश रहे, हम सब आपको दुआएं दें। क्या यूटी बनाई आपने, माशाल्लाह, मजा आ गया भाई फिर, ठीक है। और क्या बात है, हमारी प्रोजेक्ट देख लीजिए, साबरमती जैसी हमारी रिवर तवी का प्रोजेक्ट बनना था, 2016 में अप्रूव हुआ, 74th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जेडीए में, आज तक वो टेंडर जो है, कहते हैं जो कंट्रैक्ट फाइनलाइजेशन को स्टेट कमेटी उसके पास पड़ा हुआ है, अल्लाह करे उस कमेटी को कभी वक्त मिले उसके ऊपर फैसला लेने, ठीक है। या तो मुझे लगता है माल नहीं पहुंचा उस कमेटी के पास, जब माल पहुंचे तो 1 मिनट में
जब हाई कोर्ट टीका लगाती है तो दूसरे दिन फैक्स आ जाता है, जनाब कमेटी ने अप्रूव कर दी। तो सुब्रमण्यम साहब, मेरी बातें जो है ना, प्लीज माइंड मत कीजिए, बिकॉज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक, आई हैव मेनी फ्रेंड्स बट बीवीआर इज माई बेस्ट फ्रेंड। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये कुछ सजेशंस थी जो मैं चाहता था कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचे। ये मेरी कोई सियासी जमात नहीं, लेकिन लोगों की बात तो करनी है, क्योंकि आपने लोग तो चुप करा दिए। किसी को 1 साल के लिए आपने स्टेट गेस्ट बनाया, किसी को 1.5 साल के लिए, फिर उसके बाद आपने उनसे अंडरटेकिंग ली, आपने उनसे एफिडेविट लिए कि आप मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन क्या करें, वो एक गालिब का शेर है ना, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। आजाद भाई। थैंक यू शकील साहब, बहुत तरीके से आपने, वो हमारे में कहते हैं, गीले कर करके लगाए हैं छितर। लेकिन छित्रों से यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नहीं, अब तो 20 साल हो गए ऐसे करते। तो यहाँ पे देखिए, पहले थी जम्मू कश्मीर स्टेट इंडिया की नंबर 2 करप्ट स्टेट। जी जी। अब हमारी प्रमोशन हो गई, स्टेट से जी। डिमोशन हो गई, लेकिन नंबर में प्रमोशन हो गई, हम बन गए इंडिया की नंबर 1 करप्ट यूटी। जी। एक मित्र मिले मुझे दिल्ली से, तो मैंने कहा भैया बड़ी जी। बुरी हालत है यहाँ पे, कुछ करो यार। उन्होंने कहा देखो, जम्मू कश्मीर है 2 ही चीजों के लिए, एक तो ये है डंपिंग ग्राउंड, दूसरी ये है ट्रेनिंग इन करप्शन। जी तो हम जिसको भी यहाँ पे भेजते हैं ना, वो बेचारा जी। ट्रेंड होके आता है। आपको ठीक। याद होगा रामनगर में एक आईपीएस साहब थे, जी तो वो हवलदार की शिकायत पे पकड़े गए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो अपना फ्यूचर खत्म है, तो उन्होंने राजस्थान में ट्रांसफर करवा दी। ठीक। एक दिन जनाब मुझे जयपुर से फोन आ गया, जी। बोला भाई साहब ये कौन सा बंदा आपने भेजा है यहाँ पे, डीआईजी बन गया हुआ है, इसने तो तबाही कर दिया हमारी, इसको वापस ले जाओ। तो ठीक। वैसे ही हमारे लिए है बीवीआर साहब, और मोदी साहब से गुजारिश ऐसे ही है कि आपने कौन सा बंदा भेज दिया है कि जो सब करप्ट लोगों को ही प्रोटेक्ट कर रहा है। नहीं, सबको नहीं, ये जो अपनी लॉबी है इनकी। अच्छा, लॉबी सिस्टम भी है। हाँ हाँ, जो इनके वैसे अपने लोग हैं। बाकी आप देखिए, बाकी लोगों को तो जिसको इंजेक्शन लगाना है उसको भर के लगाते हैं ये। नहीं, देखिए बल्कि हमें तो लगता ये है कि हर एक करप्ट बंदा ही इनकी लॉबी का है। ठीक है ना। जी देखिए, बंदे को इन्होंने यूएसए का टूर लगवा दिया, उसने कहा जी कि मैं लेके आऊंगा जी वहां से इन्वेस्टमेंट, 1.5 जी साल हो गया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अब जी उसने कहा मैं फार्मर लेके जाऊंगा यूएई, जी और फार्मर आपके आगे त्रंबू, चाया, जी। क्या कहते हैं अपने राणा साहब के बहुत खास दोस्त हैं, बुखारी। ठीक है ना। तो जी जी अगर ये फार्मर है तो हम आप तो मेरे ख्याल से फिर कंट्री के पीएम है। तो अब ऐसी ही हालात में देखिए, मतलब ये तो खैर मजाक की बात हो गई, लेकिन बहुत सीरियस सिचुएशन है। करप्शन का यहाँ पे वो आलम है, अनअकाउंटेबिलिटी का वो आलम है जो हमारी बातों में उभर के आया है। तो ऐसे हालात में अब गांधी साहब से मैं लास्ट पे उनके व्यूज पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे लिए कोई है उम्मीद मोदी जी से, अमित शाह जी से, क्योंकि लगता तो नहीं कि उनकी नजर यहाँ पे पड़ रही है। हमारे एमओएस पीएमओ है यहाँ से, वो उनकी भी कोई बातें नहीं मान रहा, वो भी डायरेक्ट आप कमिश्नर सेक्रेटरी को डायरेक्ट ही फोन मार रहे हैं कि भैया काम कर दे यार। तो ये मनोज सिन्हा साहब कहाँ पे हैं? ये सिचुएशन जैसे मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी चल रही है। लास्ट वेबिनार में भी मैंने एक ही डायलॉग बोला था, शो बिजी डू नथिंग। कि ये ऐसी एक वो 2 लफ्जों की, वो लाइनों की वो है जो सारा निचोड़ निकालती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट मेरे ख्याल शायद मोर देन 60% एरिया फॉरेस्ट एरिया चलते थे। आप पुराने कोई ले लीजिए, फॉरेस्ट लेसी जिसको हम बोलते थे, बड़ी बड़ी जो शख्सियतें आपको नजर आती हैं आज की डेट में, बड़े बड़े ग्रुप्स नजर आते हैं, यूज्ड टू बी फॉरेस्ट लेसी एट दैट टाइम। ग्रीन लूट होती थी, ग्रीन गोल्ड इसको बोलते हैं।
वो चलती रही। एक स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन भी बनी वो कॉर्पोरेशन। इंप्लॉइज जिसको किसी को, सबसे इजीएस्ट वे होता है किसी को अगर एडजस्ट करना है वो कॉर्पोरेशन में कर दो, ये सबसे इजीएस्ट वे है। मेरा कोई है अपना, ठीक है, जेकेटीडीसी में डाल दो, एसएफसी में डाल दो। वो करते करते वो कॉर्पोरेशन आज की डेट में 2500 एम्प्लॉइज की कॉर्पोरेशन बन गई। अच्छा, आते ये आपके चीफ कंजर्वेटर पीसीसीएफ उन्हीं के अंडर आती है। ट्रेजेडी देखिए, इससे ज्यादा और ट्रेजिक पार्ट क्या होगा, जिन्होंने पॉलिसीज बनाई, जो डे टू डे इनको गाइड करते रहे, वही आपके वाली बात आई एम सेफ, आई प्ले सेफ, उन पे कोई असर नहीं हुआ। एक लड़का जो 20 साल में भर्ती हो गया, आज वो 40 साल का हुआ, आज की डेट में उन्होंने वो एसएफसी बना दी है, अलग कर दी। आप खुद कमाओ खुद खाओ। 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली, परेशान बंदे घूम रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई लेना नहीं देना नहीं। लेकिन कोई पॉलिटिशियन उसमें नहीं पकड़ा गया, कोई वो आपका ब्यूरोक्रेट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, नथिंग डूइंग। कॉर्पोरेशन डूब गई, पैसा कहाँ गया नोबडी नोज। वो वही जो जुमला मैं हमेशा बोलता हूं, नो वन किल्ड जेसिका। किसने मारा, कैसे मारा, कुछ नहीं पता। जैन साहब भी परप्लेक्स्ड, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। फाइल आज की डेट में जो ये अपने जनाब शकील सर ने जैसे बोला, लिंक रोड की वो फाइल पड़ी हुई है, एनपीए वाली टेबल पे पड़ी है उनकी। आईओ बोलता है लगाओ एफआईआर, और आईओ ये नहीं बोलता है इन पे एफआईआर लगाओ। आईओ ने ये बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन थे बैंक के, आपने एनपीए कैसे उसको सॉल्व किया। एक बंदा जो सर्विंग है, जॉब कर रहा है, उसकी वाइफ जॉब कर रही है, पेंशन लगी है, घर बनाए हैं, कोठियां बना दी आर्मी कंटोनमेंट एरिया में, उसको कब्जे में नहीं लिया है, वो रिकवरी नहीं लगाई है, आपने उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया। तो वो इतने पढ़े लिखे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है ऐसे, आप उन पे भी एफआईआर लगाओ। रूल्स हैं बैंक के। देखो कोई भी चीज, ये कोई लाले की कंपनी तो चला नहीं रहे कि गले से पैसे निकाले और दे दिए। गले से पैसे आएंगे तो ले जाएंगे, जो आएगा ले जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है जेएंडके बैंक स्कैम, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि भैया ये तो तिजोरी के ताले खोल के रखे हुए थे, जिसने आना है हाथ में डालो, पकड़ में डालो और पैसे नोट लेके चलते बनो। लेकिन कुछ नहीं होगा। वो क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि अल्टीमेटली नो वन किल्ड जेसिका। कौन गोली मार गया, कौन क्या कर गया है, वो कुछ नहीं होना है। यहाँ होना इसलिए नहीं है क्योंकि इंटेंट नहीं है। जब तक आपकी ऊपर से इंटेंट नहीं होगी, टाइम पास कर रहे हैं सब। 7 साल में जिस स्टेट, जिस यूटी में 7 एडमिनिस्ट्रेटर आप चेंज करते हैं, आप देखिए ना, ट्रेजिक पार्ट देखिए, आप कंटिन्यूटी देखिए सीरीज की। वो कंटिन्यूटी कहाँ है? आप किसी को काम करने देना ही नहीं चाहते हो। उमर साहब से मुफ्ती साहब से महबूबा मैडम से एनएन वोरा साहब से फिर महबूबा मुफ्ती में, फिर मलिक साहब आ गए, मुर्मू साहब आ गए, अब सिन्हा साहब आ गए। लेकिन आप प्रैक्टिकली वो चीज देखो, ब्यूरोक्रेसी स्माइल करती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये सब तो टेम्परेरी फेज है। हम यहाँ के राजे हैं। और डीओपीटी में भी आपकी पड़ी हैं फाइलें, यहाँ से एलजी साहब रिकमेंड करते हैं इन्वेस्टिगेट करो, एक्शन लो। वो एक्शन क्या होनी है? वो फाइल पड़ी रहती है, अपने हिसाब से घुमाओ, अपने हिसाब से चलो। तो अल्टीमेटली ये बक कहाँ जाके स्टॉप होगा? बक लाइज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 7 साल हो गए, 7 साल से यू पीपल आर डायरेक्टली रूलिंग द स्टेट। यूटी आप 1 साल से ज्यादा हो गया है। अभी भी अगर आपकी एक्सपेरिमेंटेशन ही चल रही है, और दूसरी बात जैसे बोली आपने भी बोली कि नहीं ये सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता, तो सीरियसली इसलिए नहीं लिया जाता है कि टोटल 5 सीटें हैं, 5 एमपी हैं, 5 एमपी हैं हमारी स्टेट के। हमारी यूटी के भी अब 5 ही एमपी हैं। जहां 50 वाले हैं उनकी सुध नहीं। बिहार को आज तक नहीं मिला प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज, आपको मिल गया, आपको फिर मिल गया। वो ठीक है, काम नहीं हुआ, वो हवाबाजी में, जुमलेबाजी में वो पैकेज मिल गया है ऑन ग्राउंड। आपका 30% भी उसकी यूटिलाइजेशन नहीं है,
वो 30% में से भी 20% गायब हो गया, कॉन्ट्रैक्टर काम छोड़ के भाग गए, कोई टनल छोड़ के भाग गया, कोई लेन 4 लेनिंग वाला कॉन्ट्रैक्टर भाग गया, ट्राईपोर्ट की फाइल गायब हो गई है। प्रैक्टिकली आप देखो तो इट इज अ बिग जीरो, कुछ नहीं होना है। ये वो कहते हैं ना नेवर एंडिंग, वो जो एक सोप ओपेरा होता है दूरदर्शन टीवी का या आज की डेट में टीवी चैनल का सास बहू का स्यापे वाली स्टोरी, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल भी हो जाएंगे, 20 साल भी हो जाएंगे, इट विल कंटिन्यू। डेमनीशिया में गए हुए हैं, ना कुछ याद है ना कुछ पता है, आंख कान बंद, सब कुछ बंद है, ये यूं ही चलेगा। अगर आप सीरियस हो, अगर आप रियली सीरियस हो, मेरी एलजी साहब से एक ही गुजारिश है, सर सारी फाइलें आपके पास पड़ी हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, कोई मुश्किल काम नहीं है। 115 ऑफिसर हैं, अगर आप जीएडी की साइट पे जाएं, देयर आर 115 आईएएस ऑफिसर और शायद कोई 535 या 515 आपका केएस का ऑफिसर है। बहुत बड़ी आपसे कोई वो चीज नहीं मांग रहे हैं, आप साइट पे डालिए, इनका रिकॉर्ड डालिए, कौन कहाँ आया है, ट्रांसपेरेंसी रखिए, रोटेशन पे आपकी प्रमोशंस हो, रोटेशन पे ट्रांसफर्स हो, एवरीबॉडी शुड गेट अ चांस। ऐसा क्या है कि एक आईएएस ऑफिसर सेम वहां से आता है, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा एफिशिएंट है, यही काम कर सकता है और कोई काम नहीं कर सकता? ऐसा तो कुछ नहीं है। आईएएस आईएएस है, दे आर द क्रीम ऑफ द नेशन, सो कॉल्ड क्रीम ऑफ द नेशन। तो लेट देम परफॉर्म, परफॉर्मेंस के बेसिस पे आप उसको अवार्ड करिए या डिमोट करिए या जो भी करिए। और सबसे जो मुझे जो लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सबसे बड़ा हिंड्रेंस इस डिसीजन में था कि जो दूसरे वाले हैं उनको तो यूटी वाले अब कैडर में ला रहे हैं, ये कि कहीं भी ट्रांसफर हो सकते हैं, जो 7 8 9 यूटीज हैं हमारी, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जो ओल्ड लाट है वो अभी भी जेएंड के कैडर में ही है। शंट देम आउट, शंट देम आउट। 2248 लगाओ, लगता है किसी का, आपके पास बहुत बहुत डैमेनिंग रिपोर्ट्स हैं, हवाला की भी रिपोर्ट्स हैं, सम आईएएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, दे हैव गॉट रिपोर्ट्स। तो आपको कौन रोक रहा है? पब्लिक आपके साथ है, एवरीवन इज विद यू। कश्मीर की पब्लिक आपके साथ है, जम्मू की पब्लिक आपके साथ है। हाँ, अब आपका ही इंटेंट मिसिंग है, आप एक वो सिंपल कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दे दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी, इसलिए हम नहीं कर सकते कुछ, या इस बंदे को हटा दिया तो यही इस एरिया को बचा सकता है, इसके अलावा ऐसा कुछ। भैया कंट्री वहीं रहती है, यूटी भी वहीं रहेगी, ऑफिसर आते हैं, ऑफिसर जाते हैं, बड़े बड़े तुर्रम खां आए, बड़े बड़े तुर्रम खां चले गए, कंट्री भी वहीं है, यूटी भी वहीं है, किसी के आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 125 करोड़ की मुल्क है, बड़े बड़े एफिशिएंट, बड़े बड़े इंटेलिजेंट आदमी है। तो ये उस कैडर से निकलिए, शेकअप कीजिए, पब्लिक इज वॉचिंग यू, हर किसी की निगाह है आप पे, हर किसी को एक बंदा आस लेके जी रहा है कि हमारा भी टाइम बदलेगा, बच्चे हैं हमारे, बाहर जाते हैं। आप, मुझे तो लगता है कि थोड़ी देर में, थोड़ी और 5-10 साल के बाद तो यूटी ऑफ, अगर आप सेंसस करवाएंगे तो 70% तो बच्चे ही आपको बाहर मिलेंगे। आपने क्या यूटी में क्या यंग ब्लड, होल यंग आपकी जनरेशन ही बाहर होगी, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है आपकी। 7 साल में आप कश्मीर में तो चलो आपकी, आप कहते हो जी मिलिटेंसी है, बड़ा बुरहान वानी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डिस्टर्बेंस रही। जम्मू में क्या था? एक मेजर इंडस्ट्री आप बता दीजिए जो अभी तक ला पाए हैं। तो जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता, यूएई जाओ, दुबई जाओ, जहां मर्जी जाओ, 2200 करोड़ का एग्रीमेंट, एमओयू साइन हो गया, ये हो गया, हो गया, वो अपने पैसे खर्च कराते हो आप, 100-200 करोड़ रुपए का वो हेर फेर हो जाता है, वो एडजस्टमेंटें हो जाती हैं, कहाँ खर्चे, क्या किया, किस वे में, कौन वहां पे वो था। फार्मर के नाम पे आप इंडस्ट्रीज को ले जा रहे हो, इंडस्ट्रीज, जहां इंडस्ट्रीज ने जाना है वहां किसी और को ले जाओगे, वही आपके ऑफिसर जा रहे हैं, वही जा रहे हैं, वही आ रहे हैं। क्या रोटेशन चल रही है? क्या पब्लिक बेवकूफ है क्या? कुछ समझ नहीं आता क्या पब्लिक को? पब्लिक आज की डेट में, सोशल मीडिया का टाइम है, एवरीवन इज स्मार्ट इनफ, हर किसी को गेम समझ आती है। ये जो मैंने आपको एक सैंपल दिखाया है डीओपीटी में जो रिपोर्टिंग की है, खुद हाथ से लिख के, पढ़ा ही ना जाए, वो पेपर में भी लिखते थे ना, जो नालायक आदमी होता है वो क्या करता है, वो ऐसी हैंडराइटिंग में लिखेगा साला किसी को समझ ही ना आए। टीचर भी जो देख रहा बड़ा, चल यार दे नंबर, पास कर इन्हें।
वो एटीट्यूड में आपका आईएएस ऑफिसर चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका सर्कुलर निकाल रही है, बार बार रिमाइंडर दे रही है, इसको ऑनलाइन सबमिट करो, ऑनलाइन। वो नहीं, वो कहता है नहीं, मैं ऐसी स्क्रिबल लिखूंगा डॉक्टरी वो लैंग्वेज में, एक साला किसी को केमिस्ट के अलावा कोई पढ़ ही ना सके कि कौन सी दवाई लिखी है। वो ये चीजें आप क्या, आप मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हो? यूटी आपके जहन में क्या है? यूटी का कॉन्सेप्ट, मैं यूटी चंडीगढ़ 5 साल रहा हूं, मेरी आज तक कभी जरूरत नहीं हुई किसी एक रूल को मैं ब्रेक कर जाऊं। एवरीवन फॉलोज। कोई साला कचरा है, कोई कुछ है, कोई आप रेड लाइट क्रॉस करके दिखाओ आप। और ये हमारी यूटी है, एक मैंने बड़ी यूनिक चीज देखी है कि राउंड अबाउट पे लाइट लगाई हुई है। पूरे हिंदुस्तान में आप किसी राउंड अबाउट पे चले जाओ, आप लाइट दिखा दो मेरे को, ट्रैफिक लाइट। कहां से ये फंडे आते हैं? कौन इनको गाइड करता है? लाइटें लगा दी हैं, अब कोर्ट पूछ रहा है कि ये जो पैसे खर्चे थे ये किस लिए खर्चे थे भाई? लाइट तो चलती नहीं, चलती क्या नहीं, वो जहां लगी हुई है वो इजी होने की बजाय वो ट्रैफिक। सतवारी चौक देख लीजिए आप, क्या हाल है। आपने बंदे ने एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट मिस हो जाती है, बंदा एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाता। और ये अब फ्लाईओवर बना दिया, कहां से फ्लाईओवर बना दिया? फ्लाईओवर था सजेशन के एशिया होटल से क्रॉस सतवारी चौक, नहीं जी वहां नहीं बनाना है। हम कहां फंसते हैं आगे? कॉन्वेंट स्कूल के बाहर जाम लगता है, तो जब वो फ्लाइट का टाइम और छुट्टी का टाइम ऑलमोस्ट सेम होता है, तो जितना ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन, वहां आगे फंस जाता है। वो बजाओ सायरन, कुछ कोई फर्क नहीं होता, वहां गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, उसको क्रॉस करना है तो एक फ्लाईओवर बना दिया, वो फ्लाईओवर कम, कैमल राइड ज्यादा है। तो ये इस तंग से स्टेट यूटी नहीं चलने वाली, इट इज गोइंग टू कोलैप्स। इस सिस्टम आपका फेलियर की तरफ जा रहा है। गॉड फॉरबिड, आपने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है, 370 हटा दी, इसको आप वे फॉरवर्ड लेके जाइए। एडमिनिस्ट्रेटर, अगर यूपी का सीएम आपका विद इन सेकेंड्स आपका एक डीएम चेंज करके दूसरे डीएम को ला सकता है, हु इज स्टॉपिंग यू? ये कौन से सिस्टम में आप चले हो? वुमेन एम्पावरमेंट है, कोई इधर है, कोई उधर है। वीसीजेडीए कहता है नहीं डीसी की वो गलती है, डीसी कहती है नहीं इसकी गलती, एक उसको चिट्ठी लिख रहा है, एक उसको चिट्ठी लिख रहा है। भाई क्या चल रहा है? ये हो क्या रहा है? चिट्ठी चिट्ठी खेल रहे हैं। ये क्या वो चिट्ठी चिट्ठी निकालनी है, तेरा कसूर है या मेरा कसूर है, तेरा कसूर है या मेरा कसूर है, क्या हो रहा है? कोर्ट, मुझे तो ये लग रहा है कि कोर्ट गवर्नमेंट चला रही है। अगर कोर्ट ना हो, आप माने या ना माने, ये हो सकता है सारा का सूरा यूटी आज तक कहीं बेच बाच आए होते यूएई में, ये जमीन तेरी। और जैसे वहां पे बना है ना एयरपोर्ट के पास कॉलोनी शलोनी बनी है, कोई पाकिस्तानी किसी ने वो जमीन लेके तो प्लॉट ही बांट दिए हुए हैं, तो ये बेच आए होते आज तक अगर कोर्ट शोट ना होती। तो पता लगता है जी, हम वो जो एक अमृतसर ट्रीटी ऑफ अमृतसर कहते हैं जी, वो अंग्रेजों से खरीद लिया, हमें पता लगता है जेएंडके कहीं और ही बिक गया हुआ है, किसी और कंट्री का पार्ट बन गया हुआ है, हम कहीं और चले। स्टॉप दिस नॉनसेंस। हमारी यही गुजारिश है, ये ड्रामाबाजी बंद करो और प्लीज इसको किसी राइट कंक्लूजन, सेनर माइंड से सोचिए आप कि आप लोग कर क्या रहे हो। आजाद जी, मैं यहीं पे इसको खत्म करता हूँ विद रिक्वेस्ट टू एलजी साहब। थैंक यू गांधी जी, थैंक यू शकील साहब, बहुत बढ़िया इंटरेक्शन रहा हमारा। और हम सभी लोगों की उम्मीद यही है कि जो एलजी साहब आए हैं, ये इनकी कहते हैं वहां पे विकास पुरुष की इमेज है यूपी में, तो अभी तक यहाँ पे वैसी दिखी नहीं। एक्शन ऑन ग्राउंड, भाग तो बहुत रहे हैं लेकिन एक्शन ऑन ग्राउंड जो है वो विजिबल नहीं है। तो हमारा तो यही है कि मोदी जी से भी और एलजी साहब से भी कि भाई साहब यहाँ पे कुछ क्लियरेंस करिए, कुछ गार्बेज को क्लियर करिए, ताकि आम लोगों को एक राहत की सांस मिल पाए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, थैंक यू। Only enough.